था, क्या हो गया? Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sat means truth, Logos means a study or science, Sathology means a science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means a science of fake lie imagination or study of fake lie imagination. Today we are talking about a very important point, today very important subject matter. Very important shloka in Bhagavad Puran. Namo Brahmane Devaya Go Brahmanetaaya Cha. Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Very important shloka. And many people make fun of it also. Some people say a lot of things. But the most useful animal on the planet is cow. She gives milk. Nobody can deny they have not had milk across the world. Across the world. No one can deny they are not having butter across the world. Ghee. It's the biggest irony that our ungrateful society, what it does to them after we accept these gifts from the cow. I have a very, very special guest today who has launched a movement, who talks about it, has published books, and has offered solutions based on the economy of cows. So without delay, let us welcome Shri Rajesh Kapoor. Welcome. Namaskar, Rajesh Kapoor ji. Namaskar. You're on mute. जी नमस्कार। So जी welcome. मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए शो पे एंड वेलकम टू द शो। और फॉर द ऑडियंस विल मेक इट अ सीरीज, सो यू डोंट हैव टू यू कैन आस्क क्वेश्चंस ओवर अ सीरीज। सो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, मैं राजेश कपूर जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि गाय की महिमा, मतलब कितना इंपॉर्टेंट जानवर है ये हमारे लिए, एक मनुष्य समाज के लिए। जी, इसके लिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को देने वाली है। तो ये जो अर्थ और काम है ये तो लौकिक है, अर्थ के द्वारा हम कामनाएं पूरी करते हैं, धर्म और उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, जो पारलौकिक चीजें हैं, उन सबको देने वाली गाय है। इसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो मुझे डॉक्टर मेंटर जी ने बताया था कि हमको बात सारी बहुत फैलाकर एलैबोरेटेड नहीं करनी है, संक्षेप में करनी है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा संक्षेप में बताएं। नहीं, आप चाहेंगे और एलैबोरेट करवाना? नहीं, गाय की महिमा पे आप एलैबोरेटली बोल सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हम सब लोग जो है भगवान के अनेक अवतारों की पूजा करते हैं, और कमाल की बात देखिए, भगवान किसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण, जिनकी इतनी महिमा है, वो गाय की पूजा करते हैं। तो ये आप देख लीजिए। और फिर वो गीता में एक बात कहते हैं, मम अग्रतः गावा, मम पृष्ठतः गावा, मम वामतः गावा, मम दक्षिणतः गावा, मम सर्वतः गावा। मेरे चारों गाय ही गाय हो। वो भगवान कृष्ण भी जिसमें आनंद मानते हैं, ये एक ऐसी अद्भुत चीज है। और लौकिक के आगे हम और विस्तार से बात करेंगे। लौकिक हमें अर्थ और काम की पूर्ति करने वाली है। तो अर्थ का अर्थ हो गया कि गाय के उत्पादों से हम बहुत धन प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमने 1 ग्राम भी गोबर भी सैकड़ों रुपए में आराम से बेचा है। आगे हम विस्तार इस पे बात करेंगे तो बताएंगे। तो ये अर्थ तो देने में इसमें कोई कमी नहीं है। ये जो कहा है ना, गोमये वस्ते लक्ष्मी, ये केवल शास्त्रों का सुनने और सुनाने का, मंच पे कहने का विषय नहीं है। व्यावहारिक रूप से हम जब अवसर आएगा, विस्तार पे बात करेंगे ही हम इसमें 1 घंटे तक, तो हम आराम से गाय के गोबर से खूब धन कमा सकते हैं। पर जब हम गाय की बात करते हैं तो कौन सी गाय, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। गाय का अर्थ होता है केवल भारतीय गाय। आप कहेंगे विदेशी गाय क्यों नहीं? आप प्रश्न करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो महिमा की जहां तक हम बात कर रहे हैं कि ये अर्थ को देने वाली है। अब धर्म को देने वाली कैसे है? आपको बताया गया है कि हम मंत्र का जाप यदि कहीं बैठकर करते हैं तो 1 लाख मंत्र का जाप किया तो 1 लाख मंत्र का फल मिलेगा हमको। यदि हमने उसको किसी नदी के तट पर किया तो 10 गुना फल मिलेगा।
यदि हम कहीं शिवालय में, जहाँ पे नदी और शिवालय एक साथ हैं, तो वहां पे 100 गुना फल मिलेगा। यदि यही जाप, यही पाठन में, गौशाला में किया, तो कोटि गुना अनंत फल मिलेगा। आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं तो उसी को मानता हूं जो सिद्ध हो जाए। इस स्थूल शरीर के द्वारा जो अनुभव हो जाए, उन्हीं सूक्ष्म बातों को मैं स्वीकार कर लेता हूं। नहीं तो मेरी स्थूल बुद्धि में वो बातें आसानी से नहीं बैठती जिनको हमने देखा नहीं। तो मैं स्थूल बात शरीर के द्वारा सूक्ष्म का अनुभव कैसे ले? बहुत सरल है। आप चाहें तो एक गौशाला में जाकर बैठ जाए, जो देसी गऊओं की गौशाला हो। आप कितने भी दुखी हैं, परेशान हैं, वहां बैठने के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद यदि आपका मानसिक तनाव समाप्त ना हो जाए, तो मानना पड़ेगा कि गाय पारलौकिक सुख को देने वाली नहीं है। और यदि आप शांत और प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं, और आपका मन वहां से उठने को ना करे, तो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा कि गाय की शक्तियां अनंत हैं, ऐसी हैं जो तन मन को ही नहीं, हमारे बहुत अंतश्चेतन को भी एकदम शांत और प्रसन्न और आनंदित कर देती हैं। और ग्रहों के कारण जो हम दुख पा रहे हैं, उनका विनाश कर देती है। तो ये मेरा एक अनुभव का तरीका है गाय की महिमा के बारे में। एक आध प्रयोग और भी आप करके देख सकते हैं। आप एक बाल्टी लीजिए पानी की, सीधा हाथ करके उसको उठाइए, जितना आप अधिकतम पानी उठा सकते हैं उठा लीजिए। उसके बाद एक कमाल की बात देखिए, गाय के चरणों के नीचे की, पांवों के नीचे की धूल उठाकर एक बढ़िया सा तिलक लगा लीजिए उस धूल का। उसके बाद वो आपने जो पानी उठाया था, उससे 2, 4, 5 किलो आप निश्चित रूप से अधिक उठाए। तो आपका शारीरिक बल भी बढ़ता है, आपका आत्मिक बल भी बढ़ता है, भगवान की कृपा भी अधिक होती है, पापों का क्षय होता है। ऐसे अनंत फल हैं। आप देखिए, आजकल आधुनिक युग की बात करें, जिनके संतान नहीं है, मुझे एक भी तो ऐसा दंपत्ति नहीं मिला जिसको गाय की कृपा से संतान ना मिली हो। जाकर गाय को कुछ खाने को दिया, उसकी परिक्रमा की, प्रणाम किया, और 1.5 महीने में, 45 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में उनको शुभ समाचार मिल गया कि वो महिला मां बनने वाली है। केवल यही क्यों, राजा दिलीप, भगवान राम के पूर्वज, उनसे शायद 27 पीढ़ी पहले हुए होंगे, उनकी बात। और भगवान राम की मैं बात कर रहा हूं, तो भगवान राम कब हुए? हमको पश्चिम के विद्वान बता रहे हैं 9,000 साल पहले। ये सच नहीं है। 1,80,63,000 वर्ष पहले भगवान राम के जन्म का प्रमाण मिलता है वाल्मीकि रामायण से। तो उसके में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है, विद्वानों ने उसके ऊपर अध्ययन किया। तो तब यानी 2.25 करोड़ साल पहले भी गाय के कृपा से दिलीप पुत्र की संतान की प्राप्ति करते थे। आज भी वो स्थिति है कलयुग में। कलयुग में भी वो देवी देवताओं की शक्तियां नहीं रही, पर गौ माता की कृपा से आज भी वो कृपा बरसती है। अब इससे अधिक हमको क्या चाहिए? हमें गाय के जो उत्पाद हैं उनके बारे में तुम क्रमशः आगे बात करेंगे। तो ये अनंत है, अनंत है। मेरे परिवार में मेरी चिंता का एक ही विषय था, और मेरे पास कोई चिंता करने के लिए विशेष विषय था नहीं। वो क्या था? एक बिटिया है, वो अपने घर में पहुंच जाए। वो व्यवस्था कोई बन नहीं रही थी। बस मैंने गौ माता से प्रार्थना की, 1 महीने में सब कुछ हो गया। धन भी आ गया जो नहीं था, और पुत्रों से भी अच्छा जमाता आ गया। ऐसी अनेक अनेक घटनाएं। यदि आप गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक आपने जो गौ भक्त है उन्होंने पढ़ी होगी, उठाकर देखे, तो ऐसी अद्भुत घटनाएं हैं कि असंभव कार्य भी संभव हो गए। तो मेरा यही निवेदन है, गाय की महिमा इतनी कि पूरा सत्र भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो हमको तो विषय और भी लेने होंगे, आयोजकों का भी कुछ ऐसा योजना लगती है। तो मैं इतना समझता हूँ एक गाय की क्षमताओं के बारे में, गाय की कृपा प्राप्त करने से क्या क्या जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, एक परिकल्पना तो बन गई होगी। जी, आपने इतना अच्छा सुंदर बताया एक्चुअली, और आपने भगवान राम के बारे में बताया कि 1,80,63,000 वर्ष में से वो वाल्मीकि रामायण में ऐसे ही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है आपने बोला है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में यही लिखा हुआ है। अच्छा, आपने जो पुत्रेष्टि यज्ञ जहाँ पे किया,
भगवान राम का, ऋषि श्रृंग ऋषि मुनि ने, वहां पर भी वो जगह थी कि गायों के द्वारा पहले उसको शुद्ध बनाया गया था। वहां पे शुरू में गायें उधर भेजी गई थी ताकि वो जगह शुद्ध हो जाए यज्ञ। तो इतना सुंदर जो विवरण वहां पे वाल्मीकि रामायण में आता है, वो भी एकदम सत्य कथा है ना। एक दूसरा प्रश्न मेरे को आपसे आता है, अगर गाय की महिमा के बारे में जो आपने लिखा, और आपने एक बात बोली, देशी गाय और वेस्टर्न गाय दोनों में फर्क है आपने बोला, तो वो क्या फर्क है आपके अनुसार? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, मेरा प्रिय विषय है। बहुत लोग कहते हैं कि गाय तो गाय है, आपके वहां नहीं कहते होंगे, भारत में बहुत लोग सीधे सरल भोले लोग हैं, अजी गाय तो गाय है, देसी क्या विदेशी क्या, हमको गौ सेवा करनी है तो कर देंगे। पर उनका भोलापन है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है, देसी और विदेशी गाय का डीएनए जेनेटिक कोड एक नहीं है। चलो एक नहीं है उतना भी चल जाएगा, पर विदेशी गाय का जेनेटिक कोड बहुत हानिकारक है, ये सिद्ध हो गया है। आप यदि चाहें तो एक बड़ी पुरानी पुस्तक हो गई अब तो, डेविल इन द मिल्क, डॉक्टर कीथ वुडफोर्ड न्यूजीलैंड के हैं, लगभग 16 वर्ष का उनका अध्ययन है इसके ऊपर। उन्होंने सिद्ध किया है कि विदेशी गौओं के दूध में एक ऐसा प्रोटीन है जो कई घातक रोगों को पैदा करता है, मारक रोगों को पैदा करता है। ये विषय आप सब लोग बहुत विद्वान हैं, इसलिए मुझे लगता है आपके साथ ये विषय साझा किया जा सकता है कि वो क्या अंतर है दोनों गौओं में। आप आश्चर्यचकित होंगे शायद कि विश्व की किसी भी प्राणी का दूध विषैला नहीं है, मगर ये जो विदेशी गौएं हैं, HF हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है, रेड डेनिश है, ये सब की सब विषैली गौएं हैं। अब ये क्यों विषैली है, तो हम जानते ही हैं कि दूध के अंदर प्रोटीन है मुख्य घटक उसका। अब प्रोटीन अनेक प्रकार के हैं, उसमें एक वर्ग प्रोटीन का है बीटा कैसीन। अब ये जो बीटा कैसीन है ये अनेक प्रकार का है, इसमें बीटा कैसीन A1 A2 एक विशेष प्रकार है। अब ये जो बीटा कैसीन A2 है ये भारतीय गौओं का है, जैसे भैंस का दूध, ऊंटनी का दूध, सभी का, भेड़ का दूध, सभी का A2 है, किसी का भी बाकी का A1 नहीं है। वो सब के सब जो A2 दूध है उसके अंदर एक विशेषता है, उसकी जो एमिनो एसिड चेन है, उसकी जो 67वीं कड़ी है वो प्रोलीन है, और अपने साथ की कड़ी के साथ बहुत मजबूती से वो जुड़ी हुई है। जब वो ब्रेक डाउन होती है, जब पचती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग बनती है, तो कड़ी टूटती नहीं है और बच जाती है। ये और बात है कि भैंस के दूध से उसके ग्लोब्यूल इतने मोटे होते हैं कि बुद्धि स्थूल हो जाती है, शरीर में आलस होता है, शरीर मोटा तगड़ा होता है पर आलस खूब, बुद्धि मोटी, चुस्ती फुर्ती समाप्त हो जाती है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं रहती। ये गड़बड़ तो है पर उसमें विष नहीं है। पर जो गाय का दूध है उसमें कुछ विशेषताएं हैं अलग से, उसके अंदर सेरिब्रम को शक्तिशाली बनाने वाला सेरिब्रोसाइट भी है, जो विश्व के और किसी प्राणी के दूध में नहीं है। वो अलग बात है, पर अभी हम दोनों गौओं के अंतर की बात कर रहे हैं। तो हमारी गाय के अंदर, जो भारतीय गाय है, उसके अंदर वो जो 67वीं कड़ी है, वो जो लिंक है, वो हिस्टाडीन है विदेशी गाय के दूध में। भारतीय गाय का प्रोलीन है, जो मैं अभी बता रहा था, विदेशी गाय में प्रोलीन के स्थान पर हिस्टाडीन है, और वो एक कमजोर कड़ी है, वो अपने लिंक से जब पचने का समय आता है टूट जाती है, और टूटने के बाद एक नया प्रोटीन बनाती है। उस नए प्रोटीन का नाम है BCM7, बीटा कैसोमॉर्फिन 7। ये क्या है? ये विज्ञान की भाषा में ओपिएट कहते हैं इसको। ओपिएट यानी अफीम की तरह विषैला है। ये क्या करता है? ये बहुत भयंकर रोगों को पैदा करता है। पहला, डायबिटीज टाइप 1, सडन इन्फेंट डेथ, बच्चे अचानक मर जाएंगे। जो माता पिता विदेश गौओं का दूध का प्रयोग करते हैं, अचानक मरने लगेंगे बच्चे। ऑटिज्म, शायद आप जानते होंगे, विश्व की सबसे बड़ी राजधानी ऑटिज्म की अमेरिका रहा है आज तक, अब भारत बन रहा है, क्योंकि हमें, हमारे वैज्ञानिकों को ठगी की जाती है हमारे साथ बार बार। 150 साल पहले जो काम तलवार के और बंदूक के दम पर चलता था, आज वो चतुराई के दम पर, ठगी के दम पर, वो बहुत चालाकी से हमें समाप्त करने का काम आज भी चलता है। और सतोलॉजी जैसे संगठन उन सबको समझकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो वो एक काम
चल रहा है कि भारत में अब गौओं को उनको डस्टबिन की तरह यहाँ पे डंप कर दिया। उन गौओं को करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर उनको यहाँ पे डंप किया जा रहा है और हमारी गौएं वो अपने पास ले जा रही हैं। इस प्रकार का एक काम चल रहा है। तो खैर उसके द्वारा सडन इन्फेंट डेथ और एक एस्चीमिया हार्ट डिजीज, आर्टरी ब्लॉकेज होने का काम भी उसके कारण हो रहा है, हार्ट ब्लॉक हो रहा है। फिर एक सबसे बड़ी बात यह है मानसिक रोग, पार्किंसन, इस प्रकार के रोग जो है मानसिक रोग भारी मात्रा में हो रहे हैं इस गाय के दूध के कारण, मिल्क प्रोडक्ट के कारण। यहीं पे नहीं, कैंसर भी इसके कारण पनपता है। क्यों? पूरा इम्यून सिस्टम ही बीसीएम बीटा कैसोमॉर्फिन के कारण नष्ट हो जाता है। तो इतना बड़ा अंतर है भारतीय और विदेशी गाय में। यहाँ एक बहुत स्मरणीय बात है जिसको हमको भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो हम फिर ठगी का शिकार होंगे। वो आराम से अपनी गाय का जेनेटिक कोड बदलकर उसको बीटा कैसेन A2 वाली बना देंगे और कहेंगे हमारी गाय ले लो, हमारी गाय 20-25 लीटर दूध दे रही है, ले लो। मगर नहीं ले सकते। हमारी गाय के जो गुण है, उसकी आंत में सारे विटामिन वो विदेशी गाय के नहीं हो सकते। हमारी गाय के उसमें जो कैरोटीन जो कैंसर को भी रोक देता है, वो कैरोटीन हमारी गाय में उनके नहीं है। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो जो सेरिब्रम को मजबूत बनाने वाला सेरिब्रोसाइट, वो हमारी गाय में उनमें नहीं है। और जो दिव्य शक्ति, देव शक्तियां उसके शरीर में वास करती हैं, उसका शारीरिक एंटीना है कॉस्मिक एनर्जी को लाने का, देव शक्तियों को प्राप्त करने का। वो विदेशी गाय A2 भी बन गई तो उसके अंदर पैदा नहीं होने वाला, वो भारतीय गाय में ही रहने वाला है। ये तो उसका वैज्ञानिक आधार पर अंतर है। अब आपके मन में शायद एक प्रश्न आए कि सामने देखकर गाय को कैसे पहचाने कि ये A2 है, A1 है। यानी A1 का मतलब यहाँ बढ़िया नहीं, आप समझ गए होंगे, बहुत हानिकारक विषैली गाय। और देसी गाय A2 कैसे पहचान करें? तो बहुत सरल है ये। जिस गाय की आंखें सुंदर हो हिरनी की तरह, वो हमारी गाय। एक गिर गाय को छोड़कर बाकी सभी गौओं की हमारी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, शांत होती हैं। और जो विदेशी गौएं, उनकी आंखें डरावनी होती हैं, ऐसे बाहर को फटी हुई, आप देखें एकदम भयावह लगती है उनकी आंखें। दूसरा, उनके गले में गल कंबल, तो गले में जो झालर लटकती है वो नहीं होती विदेशी गौओं के। हमारे बहुत बड़ी बड़ी झालर होती है, कई बार तो इतनी बड़ी झालर होती है कई गौओं के, जैसे उसमें पर्दे में सिलवटें पड़ती है ना, ऐसी सिलवटें पड़ी होती है। तीसरी चीज, उसके कंधे के ऊपर एक कुकद, हम्प बोलते हैं जिसको आप अंग्रेजी में, वो हम्प होता है हमारी गाय के। विदेशियों के तो हम्प होता ही नहीं है। वो हम्प भी कॉस्मिक एनर्जी को खींच लेता है, अच्छी तरंगों को खींचकर उसके शरीर में संग्रहित करता है। और उसमें सूर्य केतु नाड़ी बताई जाती है, उसके अंदर होती है, जिससे सूर्य की तरंगों से ऊर्जा उसमें संग्रहित होती है। उसके शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं, विदेशी गाय के शरीर पे कुत्ते जैसे पामेरियन की तरह बारीक बाल होते हैं, हमारी गाय के शरीर पे मोटे बाल होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, हमारी गाय की पीठ, पेल्विस बोन, गोलाई लिए रहती है और उसकी पूंछ उसकी टांगों के ठीक पिछली टांगों की सीध में एकदम रहती है। और जो विदेशी गाय है, उसकी पीछे की पेल्विस बोन पीछे की ओर निकली हुई रहती है, खूब लंबी पूंछ उसकी पीछे दूर रहती है, टांगे उसकी पीछे वाली पूंछ से दूर रहती है और पीठ लगभग सीधी रहती है, कोई झुकाव नहीं, कोई उतराव नहीं, चढ़ाव नहीं। तो इस प्रकार की अनेक पहचान है। पर इसमें इतना ही नहीं, हमारे साथियों ने प्रयोग करके देखा, जिस खेत में विदेशी गाय को घुमा दिया, वहां पे मक्का या कोई अनाज बोया तो पैदा नहीं हुआ, 4-6 इंच का होकर वहीं रुक गया। और जिस खेत में हमारी देसी गाय को घुमा दिया, वहां पे कम से कम दूसरे खेत से, जो कंट्रोल्ड आप कह सकते हैं उसको, वो जो था जिसमें कोई गाय नहीं गई, उससे 25% अधिक अनाज उत्पन्न हुआ, सब्जी उत्पन्न हुई। ये है उसकी ऊर्जा का प्रमाण। इसीलिए भगवान कृष्ण, और ग्वाले आप याद करिए ना, गोधुली बेला किसको कहते थे? जब धूल से गौओं के आने से हजारों गौएं आ रही हैं, उनके खुरों से जो चरणों से धूल उड़ी है, वो पूरी धूल से पूरा आकाश भर जाता था, वो गोधुली बेला होती थी। और पीछे ग्वाले, ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, यज्ञोपवीत है, नीचे धोती है, पूरी धूल उनके शरीर पर आ रही है।
वो ऊर्जा से भरी हुई धूल, आज भी उस धूल को आप शरीर पर लगाकर देखिए, कोई भी शारीरिक मानसिक रोग होगा उसी क्षण आपको लगेगा उसमें लाभ होना शुरू हो गया। तो वो धूली वेला उसके चरणों से उठती थी, ये हमारी गाय की विशेषता है जी। मुझे लगता है ये दोनों की तुलना का जो विषय मैंने आपके आगे रखा, कुछ अच्छे से ध्यान में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मेरे घर में गाय है और मैं गायों की रक्षा करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो अमेरिका में लोग गाय को मारते हैं तो मैं उधर से खरीद लेता हूँ गाय, कि गाय मरे ना। और तो चाहे वो अमेरिकन ही हो कोई भी हो, लेकिन आपने जो अंतर बताया उससे मुझे तो बहुत ज्ञान मिला। मैंने सुना बहुत लोगों से था, पढ़ा भी बहुत बार था, लेकिन आपसे सुन के मुझे आई लर्नड अ लॉट अभी। अच्छा, एक प्रश्न आता है, जैसे कि हमारे वैदिक कल्चर में, हमारे रामायण महाभारत में जो जो बैल है उसकी महिमा धर्म की रक्षा के लिए बहुत बोली गई है। तो बैलों से जब खेती में उसको यूज करते हैं तो उससे अन्न, एक धार्मिक प्रवृत्ति से अन्न को भी मतलब सतगुण रजगुण तमोगुण रहता है और उसमें काफी गुण में वृद्धि आती है, तो बढ़ोतरी होती है, जिससे कि जो अन्न है वो एक पूरी तरह पूर्ण बनता है। जैसे बैल की महिमा ज्यादा बोली गई है धर्म के लिए, और लेकिन लोगों ने कमर्शियल पर्पसेस के लिए क्या किया, ट्रैक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है गाय बैलों को, और वो बैल ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे नहीं जाना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि वेदों में बैल की रक्षा की बात बहुत बड़ी ज्यादा बोली गई है? जी, आप जो बात कह रही हैं ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक है आपका प्रश्न। पर मैं पहले एक बात जो आपने नहीं पूछी, अगर अनुमति हो मैं वो कहना चाहूंगा। आपके घर में जो विदेशी गौएं पहुंच गई हैं, हाँ, उनके लिए आप देसी सांड एक व्यवस्था रखिए। ओके, वो तीसरी पीढ़ी में जाकर न्यूजीलैंड, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने यही किया ना, 8-10 साल में अपने गोवंश को ऐसे ही बदल डाला। सभी देश ऐसे ही कर रहे हैं। तो उनको क्रॉस करिए, उसके साथ उसका गर्भाधान करिए। हाँ, तीसरी पीढ़ी में जाकर वो गौएं लगभग 95-98% भारतीय हो जाएंगी। ओके, तो यदि आप उनके प्रति आपका इतना लगाव है कि उनको भी रखना चाहते हैं, तो उनके बाड़े अलग अलग कर दीजिए, हाँ, क्योंकि उनमें बीमारियां बहुत हैं। हाँ, उनके संपर्क में आने के बाद ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो जाता है। समझ गया। तो उनको थोड़ा अलग रखिए तो अच्छा रहेगा, और ये क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा उसकी नस्ल को सुधार सकते हैं। बिल्कुल, दूसरी बात, मेरे पास कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर सर्च अभी तक वेटनरी साइंटिस्ट कर नहीं रहे। उन अनेक विषयों में से एक विषय ये है, जिस खेत में हम ट्रैक्टर के द्वारा, मशीनरी के द्वारा जो उपज लगाएंगे, उसकी जितना उसका क्रॉप प्राप्त हुई, जितनी उपज प्राप्त हुई, दूसरे खेत में यदि बैल के द्वारा आप हल चलाकर उसको प्राप्त करेंगे उपज को, या आपने मशीन से चला दिया, कोई बात नहीं, बड़ा खेत है आपके, संभव नहीं है उसमें बैल से हल चलाना, तो उसमें आपने बैलों को छोड़ दीजिए, या गौएं भी बीच में हो देसी तो छोड़ दीजिए, एक दिन उनको घूमने दीजिए वहां पे। और जब उस खेत को आप देखेंगे जिसमें गौएं घूमी है, उस खेत में आप देखेंगे उपज 20 से 25% दूसरे खेतों से अधिक होगी ही होगी। ये बात है एनर्जी की, ये वो सात्विक ऊर्जा को जो है वो खींच लेता है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है आयुर्वेद में, जिस स्त्री के संतान नहीं होती, यदि वो स्वस्थ सांड के मूत्र को सूंघ ले तो इतने मात्र से उसका ओवम बनने लगता है और वो माता बन जाती है। इतना उसका गुण बताया गया है। और जो हमारे शास्त्रों में बैल की महिमा बताई गई है, उस महिमा के बारे में बहुत कुछ हम नेट के ऊपर देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो व्यवहारिक बात है। हमारे भारत में गौ भक्तों ने बहुत सी गौशालाएं खोल दी हैं। मैं देखता हूँ जो ब्राजील में वो नंदी, हो सकता है 10, 15, 20 या 30 लाख का मिलेगा, वो सड़क के ऊपर भटक रही है। उनके बड़े बड़े कुकुद यानी हम्प हैं, पीठ बिल्कुल गोल है, खूब स्वस्थ है, उनकी वो परवाह नहीं कर रही है। बहुत ध्यान देने का विषय ये है, हमने भारतीय गौओं को कितनी भी अच्छी तरह से रखा, यदि स्वदेशी सांड के द्वारा उनका प्रजनन नहीं हुआ तो गोवंश तो समाप्त हो जाएगा। वो कैसे बचेगा? यदि हमारे पास अच्छी गौएं नहीं है, मिली जुली गौएं हैं, कोई बात नहीं, शुद्ध सांड यदि हमारे पास है तो हम अपनी
जो क्रॉस ब्रीड है उसको सुधार करके शुद्ध स्वदेशी बना लेंगे। ये सांड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। तो इस पे कृपया ध्यान हमको देना चाहिए। एक दूसरा प्रश्न है, और आपने बहुत अच्छा मुझे बोला, मैं उसका जरूर मैं उस पर ध्यान दूंगा और पालन देखता हूँ मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, क्योंकि नए नए गाय थोड़ी बड़ी हो रही हैं तो मुझे उसको ध्यान देना पड़ेगा। और एक प्रश्न आता है, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि भारत के लोग वेस्टर्न गायों में जस्ट बिकॉज वो ज्यादा दूध देती है इसलिए उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, जबकि भारतीय गाय थोड़ी छोटी साइज की होती है लेकिन उनका दूध का क्वालिटी बहुत ज्यादा है, अच्छा है। भारत में एक और प्रचलन हुआ है कि भैंस के दूध का, उसका दिमाग पे या शरीर पे क्या खराब उस पे असर होता है? अमेरिका से एक डाइटिशियन आई थी रिटायर होने के बाद। तब मैं ब्रज में सौभाग्य था मुझे मिला हुआ रहने का, गौशाला में। वहां पे 1200-1400 गौएं थी। तो जब वो वहां पे आई तो सब लोगों ने कहा भी यहाँ पे भी एक हमारे एक अच्छे गौभक्त मिलो। उनसे मिला तो मैंने मिली वो, तो मैंने पूछा उनसे, महिला से, मैं कहा जी भैंस के दूध के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये बुद्धि को मोटा करता है, शरीर पे आलस पैदा करता है? कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने पूरा टेस्ट करके देखा है, इसके दूध के कण ग्लोब्यूल्स मोटे होते हैं और ये जाकर हमारे ब्रेन सेल्स के चारों ओर जम जाते हैं, उनके भीतर जाकर ये एसिमिलेट नहीं हो पाते और जमकर बुद्धि की क्षमता को घटाते चले जाते हैं। ऐसी शरीर के कोशों के साथ, सेल्स के साथ भी यही होता है। और इसलिए आप देखेंगे भैंस का दूध पीने वाला व्यक्ति खूब आलसी होता है मगर बलवर्धक होता है। पहलवानों के लिए, पहलवानी करने के लिए ये अच्छा है, पर बुद्धि के लिए ये ठीक नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हमारे जो जितने भी हमारे आयुर्वेद ग्रंथ है उनमें सभी के दूध और मूत्र के बारे में अलग अलग बताया गया है, किसका दूध कैसा है, उसके गुण क्या है, उसके औषधीय गुण क्या है। और उसके बारे में एक चर्चा आती है कि कभी किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि जी सबसे अच्छा दूध किसका होता है, तो उन्होंने बताया बकरी का दूध होता है। तो सबने कहा अरे आप तो गाय के पुजारी हैं, आप गाय का दूध क्यों नहीं कहा? क्या कि आपने प्राणियों का दूध पीता है, पूछा है ना, गाय तो हमारी माता है, उसका दूध तो सबसे ऊपर है। आपने कब कहा कि उसमें गौ माता के दूध के बारे में बताइए? तो इस प्रकार आप यदि देखें तो हमारे लिए भैंस का दूध केवल स्थूलता के लिए और स्वाद के लिए है। जिन जिन गांवों में, जहां जहां पे भी, पंजाब में, हरियाणा में भैंस के दूध का प्रयोग होगा, आप देखेंगे वो शूरवीर तो हो सकते हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है, पर बौद्धिक कार्य वो विशेष नहीं कर पाते। तो ये विज्ञान से भी सिद्ध है, हमारे शास्त्र भी ऐसी बोलते हैं। जी, आपने शुरू में बताया था गोबर के बारे में कि गोबर की क्वालिटीज कितना इम्पोर्टेंट है, और किस तरह लोग उसका कमर्शियल यूज कर सकते हैं। लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि लोग सिर्फ जो जानकार हैं उनको मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उन्होंने सोचा नहीं कि गोबर भी एक तरीके का अच्छा अर्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को, लाइक गोबर की महत्ता के बारे में? जी, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मेरा प्रिय विषय है। देखिए गाय के गोबर से, विदेशों में शायद अभी लोगों को पता ना हो, अभी गडकरी जी ने गाय के गोबर से बने हुए पेंट को लॉन्च किया है। और भारत का जो खादी ग्रामोद्योग विभाग है करोड़ों रुपए का पेंट बेच रहा है। और वो पेंट कैसा है, जैसे आपका प्लास्टिक पेंट होता है ना, डिस्टेम्पर होता है, उसमें कई रंग हैं, जो भी रंग आप चाहें उसमें बनाया जा सकता है, वो गोबर से बन रहा है। तो उसके लिए लगभग 15 लाख रुपए की मशीनरी लगती है। वो प्रभु कृपा से हमने तो उसमें मशीनरी की सारी व्यवस्था जो ऐसी कर दी है, 5,000 रुपए में हम वो पेंट बना देते हैं, हमारा 15 लाख रुपया नहीं लगता है। तो पहली आय का तरीका तो यही हो गया कि लगभग खर्चे मिलाकर लगभग 100 रुपए लीटर आपको वो पेंट पड़ेगा और 250-300 रुपए लीटर वो पेंट बिक सकता है। हम सिखाते हो पेंट बनाना। तो गोबर से धन कमाने का एक तरीका तो ये हो गया कि उससे बहुमूल्य पेंट बन जाएगा।
और वो पेंट जिन दीवारों पे किया जाएगा वो साधारण नहीं होगा पेंट। अभी तो ये हमारे ऑक्साइड्स निकलते हैं ना दीवारों पे जो पेंट है, उसके कारण हमारा पूरा शरीर रोगी बनता है। जहां पे ये गोबर वाला पेंट होगा वहां पे बैठने के बाद आपका मन शांत होगा, वहां पे रेडिएशन का प्रभाव नहीं होगा, वहां पे कई प्रकार के कीटाणु रोगाणु वहां पे अस्तित्व में ही रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। और उस कमरे में जहां ये हो गया पेंट, भारत एक गर्म देश है ना, आप भारतीय लोग सब जानते हैं, तो जब बाहर आपके 42 डिग्री तापमान होगा तो आपके भीतर जो है 32, 35, 33 डिग्री, 34 डिग्री तापमान होगा, यानी 7, 8, 9 डिग्री का अंतर होगा बाहर और भीतर में। ये सर्दी को भी रोक देगा, गर्मी को भी रोक देगा, और मन तो प्रफुल्लित होगा ही होगा। तो ये साधारण नहीं, असाधारण है। दूसरा, हमने आज से 18 साल पहले जो है गोबर की मोबाइल चिप बनाना प्रारंभ किया था, और हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि विश्व की पहली मोबाइल चिप हमने बनाई। उसके बाद हमने सैकड़ों लोगों को सिखाई। अब भारत में सैकड़ों लोग बना रहे हैं, और उसमें से अनेक लोग ऐसे हैं जो सिखाने वालों का आभार भी व्यक्त नहीं करते। तो हमारा देश तो गुरु शिष्य परंपरा से चलता है, इसलिए अब हम नहीं सिखाते हैं। अब हमने उसमें नई इन्वेंशन की है, और अब जो हमने नई गोबर की चिप बनाई है उसके बारे में हम कहते हैं विश्व में इससे अच्छी मोबाइल चिप कोई नहीं है। उसकी आप जांच कर सकते हैं। ये देखिए वो मोबाइल चिप यहाँ लगी है, इससे आधे साइज में भी बनती है, इस साइज में भी बनती है। तो अब हमने उसका नया फॉर्मुलेशन दे दिया। उसमें मूल वस्तु गोबर है, और उसकी आयु को बढ़ाने के लिए उसमें सोने का प्रयोग किया जाता है, बहुत अल्प मात्रा में नैनो गोल्ड का प्रयोग किया जाता है। गंधक, पारद इत्यादि इन चीजों का, कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। तो हमने उसको और अच्छा बना दिया, पर वो बनी काहे से? गोबर से। अब हमने जब पहली बार ये बनाई, पहले तो डिबिया की तरह बनाई आज से 18 साल पहले, पर अब हमने इसको चपटा बनाया। ये 700 रुपए तक हमारी बिक चुकी है अभी तक मोबाइल चिप। और इसमें गोबर कितना है? 1 ग्राम, बहुत हुआ तो 2 ग्राम। अब इससे महंगा गोबर विश्व में कोई क्या बेचेगा, और इससे अधिक पैसा गोबर से और किस तरीके से मिलेगा? तो गोमय वस्ते लक्ष्मी, ये 2 बातों से तो सिद्ध हो गया। तीसरा, हमने गोबर की धूप बनाई, उसका आविष्कार हमने नहीं किया है। वो और लोग भी बना रहे थे गोबर की धूप, हमने भी बनाई, पर हमने धूप को इस तरह से बना दिया है कि यदि उस धूप को जलाया जाए तो उस कमरे में ऑक्सीजन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। और वो रहस्य क्या है? मैं चाहता हूं रहस्य आपको बताया जाए। रहस्य ये है, देसी गाय के गोबर के साथ जब देसी गाय का घी और गुड़ मिलाकर, जगरी वो मिलाकर यदि जलाई जाए तो विश्व के जितने रोगाणु, कीटाणु, विषाणु हैं वो समाप्त तो हो जाते हैं। इसके ऊपर अभी तक एक भी रिसर्च पेपर नहीं है, इस पे भी शोध की आवश्यकता है, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ ये 100% ठीक सिद्ध होगा। क्यों? एक जबलपुर में एक सेनेटोरियम था ट्यूबरक्लोसिस का, उसके जो इंचार्ज थे डॉक्टर कुंदन लाल अग्निहोत्री, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, यज्ञ के ऊपर किताब है, कि मैं अपने रोगियों को जब ये हवन किया मैंने घी के साथ, तो मेरे बिना दवाई के ही रोगी टीबी के ठीक हो गए। और आप जानते हैं टीबी का कीटाणु जो है, रोगाणु जो है, वो तो 10 घंटे उबालने के बाद भी नहीं मरता है, इतना वो होता है। 100 साल एक बार खांसे ऐसे लग गया, वही 100 साल तक वो पड़ा रहेगा। जब कोई गया तो कैरियर का काम स्पर्श हुआ, तुरंत वो आगे जीवित पहुंच जाएगा 100 साल बाद भी। ऐसा कीटाणु रोगाणु वो अग्निहोत्र से घी के मर जाता है, समाप्त होता है। तो ये 3 चीजें मिला दी जाएं तो फिर जब गोबर को जलाया जाता है तो विश्व के सारे रोगाणु कीटाणु मर जाते हैं। दूसरी बात, अभी इसके बारे में आपके पास वैलिडेशन नहीं है, पर आप अनुभव से अनुभव कर सकते हैं कि सचमुच कुछ बहुत अच्छा होता है। जैसे ये जलता है पूरा वातावरण आनंद से भर जाता है। मगर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, उसके लिए हमारे पास प्रमाण के लिए कोई अधिक काम नहीं करना पड़ेगा। आजकल घर घर में ऑक्सीमीटर पहुंच गए हैं, तुरंत उंगली में लगा कर अपना ऑक्सीजन आप लोग जांच करते रहते हैं। आपको क्या करना है? 2, 4, 5, 10 लोग बैठिए। आप सेटोलॉजी के लोग तो बहुत विद्वान और शोध करने में पीछे नहीं रहते हैं। देखिए 10-5 लोगों का ऑक्सीजन लेवल कितना है। उसके बाद गुड़ और गोबर और इससे घी से बनी हुई एक चूर्ण लीजिए, पाउडर लीजिए, उसको ऐसे छोटी सी उसकी ढेरी बनाइए, उसको जलाइए। उसमें कपूर भी मिला सकते हैं आप। जलाने के बाद 15-20 मिनट के बाद सबका ऑक्सीजन लेवल देखिए,
निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। मेरे पास लखनऊ में एक प्रोफेसर आए, वो मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाते थे, आए और आकर बोले, गुरुजी आपके कमरे में ऑक्सीजन बहुत है, बाहर तो इतनी ऑक्सीजन नहीं है, आप क्या करते हैं? मैं कहा, मैं तीनों समय एक छोटी सी बत्ती गोबर की जलाता हूं जिसमें घी और गुड़ डला हुआ है। ये रहस्य है। यदि हम गोबर को इस तरह से जलाएंगे तो पूरे आपके ऑक्सीजन की कमी समाप्त हो जाएगी। भारत में एसी का प्रयोग बहुत अधिक होता है। एक हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है चित्रकूट के, बहुत लोगों को, हजारों लोगों को मैं सुना चुका हूँ। किसी ने उनसे हमारी भेंट का समय निश्चित कर दिया, गए मिलने तो वो झुककर बैठे हुए थे, चेहरे पे पीलापन था, शरीर अच्छा भारी मजबूत है उनका। तो मैंने जाकर उनको बताया, उनके साथ एक IAS और प्रोबेशनरी उनके सामने बैठे थे, मैंने बताया हम गोबर की धूप यहाँ पे जलाएंगे। अब जो मिलवाने लगे थे उनके वो सहपाठी हैं प्रोफेसर, तो उन्होंने कहा ठीक है जलाइए। वो गोबर की धूप हमने जलाई। जलाने के बाद कुछ 1.25 घंटे हमारी गपशप चली। जब हम उठकर आए तो DM साहब की कमर सीधी हो गई थी, चेहरे पर लाली आ गई थी। क्यों? वो AC के जिस कमरे में बैठे हुए थे उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ये धूप जलाने के बाद इतना ऑक्सीजन बना, उनमें उनको भी पता नहीं चला ये कैसे हुआ। फिर हमने बताया उनको, वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने, जो मैं तीसरा प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ, उन्होंने 100 अधिकारियों के लिए 100 वो प्रोडक्ट मंगवाए और सबको बांट दिए निःशुल्क। हमें पैसा दिया गौशाला को। वहां पे एक चित्रकूट में गौशाला है, 400 गौएं हैं, छोटी देसी गौएं हैं, तो वहां पे हम उनके सहायता के लिए कुछ काम करते हैं। तो तीसरा प्रोडक्ट वो क्या था जो DM ने लिया, वो सुनिए। ये भी दुनिया का एक चमत्कार है जिसके ऊपर शोध की आवश्यकता है। हमने एक प्रयोग किया, अपनी माँ के ऊपर किया। वो 84 वर्ष की है, उनको गुस्सा बहुत आता था, BP बढ़ जाता था। हमने गाय के गोबर के 2 टुकड़े सुखाकर उनके पांव के नीचे रख दिया। अब मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, माँ के लिए तो मैं बेटा ही हूं ना। डांट रही है मुझे, घूमता रहता है, अपना नहीं सोचता, इधर उधर के काम लोगों के ही करता है, ये वो सब वो बोल रही है बेचारी। मैंने पाँव के नीचे रखा और बैठकर उनकी डांट सुनता रहा। 10 मिनट बाद उनका गुस्सा उतर गया, वो शांत हो गई। ये मेरा पहला प्रयोग था आज से 18-20 साल पहले। उनका BP सामान्य हो गया। आज हम क्या करते हैं, चित्रकूट में हमने बना दी हजारों चटाइयां। इसका जूट का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर गोबर में थोड़ा गोंद मिलाया, लीप दिया। 1-2 जड़ी बूटी है, डाली नहीं डाली चलेगा, और उसके ऊपर पांव रखकर बैठे। DM के कहने से 2 डॉक्टर आए, उन्होंने वहां पे 2 रोगियों को देखा जिनका BP और शुगर बहुत बढ़ा हुआ था। 1.5 घंटे हमारी ऐसी बातचीत चली। 1.5 घंटे के बाद देखा वो दोनों डॉक्टर सरकारी हस्ताक्षर करके गए रजिस्टर के ऊपर कि उनका BP और शुगर लेवल सामान्य हो गया। अब बताइए जी, पूरी दुनिया में BP के रोगी और विशेषकर मधुमेह के, डायबिटीज के रोगी लाखों लाखों मर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयां खा रहे हैं। अरे गौ माता की शरण में आ जाओ ना, गाय के गोबर के मोटे मोटे उपले बनाओ, पाँव जैसे के नीचे रखने के लिए सुखा लो। निश्चित रूप से देसी गाय के होने चाहिए। सुखाकर पाँव उसके ऊपर रखो, बैठो, गपशप करो, ऑफिस का काम करो, और देखोगे आप 1.5-2 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल सामान्य हो गया, आपका BP सामान्य हो गया। और उस पर पाँव रख के आप रोज काम करेंगे, आप कहेंगे आज तो मैं थका ही नहीं। आप कभी नहीं थकेंगे उस पर पाँव रखकर, और आपके सभी रोग ठीक होने लगेंगे। पूरे ठीक होंगे मैं नहीं कहता, पर निश्चित रूप से हर रोग में लाभ होगा, क्योंकि हमारा ये निष्कर्ष है, कलयुग का रोग है टॉक्सिफिकेशन ऑफ अवर बॉडी, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन विद इन योर बॉडी। हमारे शरीर में विषयों का संग्रह हो गया है, यही तो कलयुग के रोग है, सबसे मुख्य रोग यही है। तो फिर औषधि क्या है? निर्विषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। तो हमने जो जो योग बनाए हैं उसमें सबसे मूल्यवान योग यही है। अनेक योग बनाए हमने विषमुक्त करने के लिए शरीर को, उसमें से गोबर से बढ़िया कोई योग नहीं है। उस पर पाँव रखकर बैठिए, सभी विष निकलेंगे और सभी रोगों में निश्चित लाभ होगा, यहाँ तक कि थायराइड भी ठीक होने लगेगा महिलाओं का। तो इस प्रकार का ये चटाई बनाइए। तो हमारे चित्रकूट के जो महात्मा जी ओम बाबा जी हैं, उन्होंने बनाया, और बनाने के बाद वो DM ने 100 चटाई लेकर अपने सारे अधिकारियों को बांट दी और कहा इस पे पाँव रखकर बैठो और अपना काम करो। इतना कमाल गोबर से, ये कुछ अनेक में से ये कुछ प्रयोग हैं।
कितना सुंदर आप मतलब किस तरह हम गाय को अपने यूज में कर सकते हैं। और भारत में एक गलत बात भी एक है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ मीट टुडे। वो एक पंजाब में और इधर चलता है, वो भी एक सत्य है। तो उसके विषय में भारतीय गवर्नमेंट को जो हम लोग हैं जिनको दुख होता है सब सुन के, अमेरिका में भी लोग गाय का मांस कम करते जा रहे हैं। यहाँ पे लोग कम करते जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है इसके हानिकारक प्रभाव उनके शरीर पे। लेकिन भारत एक सबसे बड़ा निर्यातक देश है जहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गोरक्षा एक जो भी अपने आप को बिजनेसमैन मानता है उसका दायित्व है कि गाय को बचाए, ये उसका धर्म है, ये उसका ड्यूटी है। तो इस विषय में आपका आपका दुख, आपकी क्या विचार है इस विषय में? क्योंकि ये एक हम इतनी गाय की बात कर रहे हैं लेकिन ये भी एक सत्य है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आपने बहुत हमारे मर्म स्थल को छू लिया। आपने हमारे एक बड़ा फोड़ा नासूर जो है, तो अब नासूर को दबाने से तो कुछ नहीं होगा। ये हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, जबकि भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित सरकार है। इनकी क्या मजबूरी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं पता नहीं। और हम इस सरकार को बहुत पसंद करते हैं, पर इस विषय को लेकर हम इनके विरुद्ध लड़ने को सब तैयार हैं और हमें संघर्ष करना ही होगा। पर एक बात जो मैं आपसे साझी करना चाहूंगा, मेरे पास वेद मंत्र हैं जो ये कहते हैं, आप उसका रक्त बहाने की बात छोड़ दीजिए। यदि आप गाय को सताते हैं और कष्ट देते हैं तो वहां पे जो है विनाश ही विनाश होता है, वहां पे कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा वो कहते हैं, यदि आप गाय का कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो गाय के निश्वास में जो उसमें क्रोध पैदा होता है, जो उसको दुख और क्लेश होता है, उसके कारण समाज विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे वेद मंत्र हमारे अनेक स्थान पर कह रहे हैं। और 2 स्थानों पे तो ये भी कहा है उन्होंने कि जो गाय का वध करता है उसको समाप्त कर देने का निर्देश हमारा वेद देता है ना। इस प्रकार के राजा को आज्ञा देता है कि राजा को उसको समाप्त करना चाहिए। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा नासूर है। इससे हम कैसे निपटेंगे, मेरी बुद्धि यहाँ आकर तो जवाब दे जाती है। आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इससे कैसे निपटें, हमारी एक बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा। ऐसा बोला जाता है वेद मंत्रों में कि जितने बाल होते हैं गाय के शरीर में, उतने 1000 वर्ष उस व्यक्ति को नरक में ढकेला जाता है। जो उस तरह का मांस को खरीदता है, जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए इतना भयंकर प्रकोप उसमें, मतलब नरक के लिए लिखा हुआ है गाय के लिए। एक अंतिम प्रश्न है, उसके बाद ये सीरीज में हम लोग करेंगे, तो काफी डिस्कशंस होंगे इसके ऊपर। तो एक अंतिम प्रश्न है आपसे इस एपिसोड के लिए, और अपने बुक आप जरूर दिखाइए जो आपकी बुक है। और मैं आपके आर्टिकल्स, इनके राजेश कपूर जी ने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, उसको आप जरूर खरीदें। और कहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ से खरीद सकते हैं तो वो जरूर आप देखें। तो लोगों को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं अभी आप, अगर आपके पास पुस्तक है। और कहाँ पे अवेलेबल है जहाँ से लोग ऑर्डर कर सकते हैं? जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जो गाय के बारे में बहुत लोग यहाँ पे कोई 500 ऐसे तथाकथित वैज्ञानिक है जिन्होंने ये कहा, कहते गाय में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि उसमें कोई दूध घी पंचगव्य में गुण है। ऐसा खूब शोर मचाया, सरकार इस पे पैसे खराब ना करें, ये वो पता नहीं कितना कुछ कहा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये भारत सरकार का कंपेडियम है जो प्रकाशित किया सन 14 में। और इसमें जो उनके जो है जो उनके डायरेक्टर जनरल थे, उन डायरेक्टर जनरल ने ये कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि एक भी शोध पत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो है अभी तक 500 शोध पत्र प्राप्त हुए। हमने कहा बस करो, फिर 600 शोध पत्र लोगों ने अपने स्तर पे पंचगव्य के ऊपर शोध कर दिए, और ये उसके शोध पत्रों का एक प्रकाशन है। तो इसलिए जो कोई ये कहते हैं कि गाय के गुण नहीं है, विज्ञान को इसका प्रमाण नहीं है, तो ये बात को कहना उनको बंद कर देना चाहिए। इससे एक ही बात सिद्ध होती है, वो वैज्ञानिक नहीं है, वो विदेशों से फंडेड जो है वो कोई पॉलिटिकल लोग हैं जो भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा एक संगठन है गो विज्ञान केंद्र देवलापार नागपुर।
इनका अगर हम देखें कंपेडियम ये छपा हुआ है, इसमें आप देखिए तो शोध पत्र इनके पास 5 तो पेटेंट आज से 10 साल पहले इन्होंने इसमें वर्णन किया है। 10 विश्व भर के देशों में 10 इनके 5 इनके पेटेंट हैं। उसके बाद 25 इनके 22 इनके रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं वैज्ञानिक बात नहीं है। इनके 23 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर के हैं, 4 वेटनरी के हैं, 3 मिसलेनियस है। एक मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये अब वैज्ञानिक विषय नहीं है, विश्व भर के शोध पत्रों का इसमें रेफरेंस दिया गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने सन 10 में पहला रिसर्च पेपर लिखा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के ऊपर, भारत सरकार ने उसको छापा है। इसलिए मेरे ऊपर आप थोड़ा भरोसा कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं होगा, उसको आप ठीक मान सकते हैं। ये 10 पेज का प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पेज पे हमारा पेपर छपा है। ये दूसरा निवेदन मेरा। अब जो हमने किताब लिखी है, ये बिहार का एक बहुत बड़ा संगठन है, उनके 2 लाख परिवार, उनके गौ उत्पादक जो है ग्वाले सदस्य हैं। ये किताब उन्होंने हमसे लिखवाई है। इसमें गाय को बांझ हमारे हाथों से कैसे बनवा दिया गया, 9 तरीके बताए गए हैं इस किताब में, जिसके ऊपर किसी वैज्ञानिक ने कभी एक पंक्ति नहीं लिखी। पहले तो उसको बूचड़ खाने में काटते हैं, उसके बाद हमारे खर्चे के ऊपर हमारे हाथ से हमारी गऊओं को, करोड़ों को बांझ बना दिया। वो 9 तरीके हमने इस किताब में बताए हैं। बाकी ये भी बताया है पुराणों में, उसके बारे में हमारे वेदों में क्या कहा गया है, यदि आप गाय को कष्ट देंगे, वो भी थोड़ी जानकारी है। मनुष्यों और गऊओं का स्वदेशी चिकित्सा पंचगव्य से कैसे करेंगे, वो भी इस किताब में है। यदि आप ये किताब प्राप्त करना चाहें तो एक फोन नंबर है, उसके ऊपर आप संदेश भेजेंगे तो आपको ये किताब वहां पे भेज दी जाएगी। फोन नंबर है, यदि आप लोग चाहें तो इसको टाइप कर ले, लिख ले। वो है 98173, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 981731221, 98 173 12 121। दूसरी हमारी किताब है जी, इसमें भी लगभग हमें 28 साल लगे हैं किताब को बनाने में। विश्व भर के जो शरारती तत्व हैं, वो हम सबको बीमार बनने के लिए हमारे खर्चे पर हमारे हाथ से हमसे क्या भूलें करवा रहे हैं। इस किताब में वो सारे कारण दिए। किताब का नाम है जीवन शैली के रोग और समाधान। हमने कहा है ऐसी किताब विश्व में अभी तक कोई नहीं लिखी गई जो इन तथ्यों को बताए, ऐसा हमारा मत है और ऐसे ही विद्वानों ने कहा है। तो यदि आप ये किताब भी लेना चाहें, जीवन शैली के रोग और समाधान, तो ये हिंदी और पंजाबी में बन चुकी है और अंग्रेजी में इसका अनुवाद चल रहा है, जो आशा है 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा और 15 मार्च तक वो उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए भी वही नंबर 98 173 12 121 के ऊपर आप चाहें तो फोन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, फोन नहीं, व्हाट्सएप मैसेज करें। और यदि आपको लगता है कि व्हाट्सएप मैसेज में कोई कठिनाई है तो ईमेल कर दीजिए। ईमेल के लिए है फिर से बता रहा हूँ, drrksolan@gmail.com, drrksolan@gmail.com। तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे इसकी कितनी राशि कहाँ जमा करनी है, तो आपको किताब भेज देंगे। इतना ही, धन्यवाद जी। इतना ही निवेदन था मेरा। थैंक यू सो मच राजेश कपूर जी। और इस पे हम लोग काफी शोज करेंगे, अभी इसमें सीरीज में करेंगे इस गाय की महिमा के ऊपर। और आपने एक वर्ड भी इन्वेंट किया है, काउपैथी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं काउपैथी नहीं कहना चाहता, नहीं, मैं काउपैथी शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ गो विज्ञान। गो विज्ञान, जितने भी आयाम है गो विज्ञान में समाहित है। ये हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने काउपैथी नाम दिया है ना। तो वो भी गौ भक्त हैं, उनकी अपनी समझ है। तो इसके जो आयाम है, मैं अगर आपको बताऊं तो आपको सुविधा होगी आगे विषय क्या क्या लेने। आपकी अनुमति है तो मैं वो आयाम बता दूं। प्लीज बताइए। पहला आयाम है गाय का संवर्धन, इसकी नस्ल का सुधार कैसे किया जाए, इसका दूध कैसे बढ़ाया जाए, और गाय की चिकित्सा किस प्रकार से स्वदेशी उपायों से की जाए, कोई वैक्सीनेशन ना हो, कोई टीकाकरण ना हो। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा हो गया इसके प्रोडक्ट, घरेलू उपयोग के,
और दवाइयां बनाना विविध प्रकार की, वो दूसरा आयाम हो गया। और तीसरा आयाम हमारा हो जाएगा हम खेती में इसके उत्पाद क्या क्या बनाकर कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। चौथा आयाम हो जाएगा हम इसकी दिव्य शक्तियों का, जो उसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 4 आयाम है, और जो औषधीय बनाने की बात है उसके भी हम 3 भागों में उसको बांट सकते हैं। एक तो गाय के लिए औषधियां, दूसरा मनुष्य के लिए औषधियां, और तीसरी खेत के लिए औषधियां। ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसमें कोई आयाम आपको लगे जोड़ने योग्य तो आप भी जोड़ सकते हैं। इतना ही निवेदन। धन्यवाद। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शो पे आए, और इस पे हम लोग आपकी सभी रिसर्च और शोध पे हम लोग डिटेल में हम लोग जाएंगे, जैसे आपने टॉपिक्स भी लास्ट में बोले हमको। तो और जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इसको सुनिए, बार बार सुनिए इस वीडियो को, इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। और धीरे धीरे हमको, पहली बात तो गौवध, किसी भी प्रकार का गौवध भारत में या अमेरिका में, दोनों जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा है कि भारत को गौ के मांस का निर्यात, उस पर बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। ये तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, जो भी पावर में है। हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं, इस इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत ही कम है हमारा। जो भी देख रहे हैं, या आप अपनी सरकार को, अपने एमपी को, एमएलए को आप बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा गाय के मांस का निर्यात होता है पंजाब से। और जब से गाय का मांस का निर्यात पंजाब से बढ़ना शुरू हुआ है, पंजाब का इकोनॉमी आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। पहले वो लोग गाय का दूध बेचते थे, और अभी देखिए वहां पे सारे नशेड़ी लोग और इस तरह के जो जो खराब आदतें हैं वो बढ़ती जा रही है। तो ये प्रकोप ही माना जाएगा गौ के वध का। और जहां जहां भी हो रहा है भारत से, चाहे वो बंगाल हो, चाहे चाहे इधर हो, तो प्लीज उसमें जुड़िए, इस मूवमेंट में जुड़िए, केरल, और गौ की रक्षा में सहायता करिए। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं राजेश जी? तो मैं कह रहा था केरल भी एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे बहुत ज्यादा गौ हत्या हो रही है। और गौ हत्या का एक तो ये तो एक कलंक है भारत के ऊपर। केरल में तो कलंक पगोड़ा। है ये भारत के लिए। इसके विरुद्ध हम सबको लड़ना हम्म, हम सभी को लड़ना पड़ेगा, सभी लोग जो हिंदू हैं सभी को लड़ना पड़ेगा। और केरल में भी आप देखें, गोवध बढ़ रहा है तो अराजकता भी बढ़ रही है, और वहां पे हर प्रकार के प्रकोप भी आने शुरू हो गए हैं वो केरल में। तो जहां जहां गोवध होगा वहां पे वो उस देश का पतन होने ही वाला है। और आप देख सकते हैं कि कितना मानसिक चिंता है वेस्टर्न वर्ल्ड को। आप लोग, मैं तो यहाँ रहता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लोगों का मेंटल स्टेबिलिटी है ही नहीं इधर बिल्कुल भी। और इसके लिए कितनी दवाइयां लेके लोग रहते हैं। तो प्लीज लेट अस जॉइन दिस मूवमेंट गाय को बचाने के लिए। और गो रक्षा में हम सभी को तत्पर होना पड़ेगा, स्पेशली जो अपने आप को वैश्य बुलाते हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको कृषि गोरक्षा वाणिज्य में, ये 3 जगहों पे भगवान ने आदेश दिया है एक प्रकार की, ये आपके कर्म है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग राजेश कपूर जी। हम इसमें नेक्स्ट शो भी करेंगे और डिटेल में जाएंगे, और इसमें डिफरेंट साइंसेस में। एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए इस वीडियो के बारे में, और हमको भी फीडबैक दीजिए, डू कमेंट, है ना। नमस्कार। जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए शुभकामनाएं जी। धन्यवाद। नमस्कार।